अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो रिसेंटली JK SSB के पोस्ट आए हैं उन उसका जो सेलेबस करंटली जो आया है, जो 2-3 बार चेंज भी हुआ, उसमें एक टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इस एक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे, और ये जो क्लास 10th है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल साइंस पार्ट है एज सोशल साइंस में, तो उसका उस पॉलिटिकल साइंस बुक के लास्ट में उन्होंने जो स्टेट बोर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उन्होंने ये लास्ट ईयर ही दिया था। तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो JK SSB के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ये एक्ट लाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, इस किस आर्टिकल के अंडर ये एक्ट लाया गया और क्या प्रोसीजर रहता है जब ऐसे एक्ट्स लाए जाते हैं किसी स्टेट के लिए। ठीक है। तो आर्टिकल 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है इट सेज पार्लियामेंट में बाय लॉ। पार्लियामेंट कानून के ज़रिए से क्या करेगा, फॉर्म ए न्यू स्टेट, वो एक नई स्टेट एस्टेब्लिश कर सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का जो एरिया है वो डिमिनिश कर सकता है, कम कर सकता है। ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट का जो नेम है वो ऑल्टर कर सकता है। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की जो बाउंड्रीज है वो ऑल्टर कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। अब प्रोसेस क्या रहता है इस चीज़ के लिए, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट है यहाँ पर, ठीक है, एक स्टेट है उड़ीसा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा बुक्स में पहले लिखा जाता था उड़ीसा। ठीक है, अब इसका नाम जो चेंज किया गया उड़ीसा से उड़ीसा। ठीक है। अब प्रोसेस क्या रहता है ऐसी चीज़ें करने के लिए, जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, वो एक बिल रेफ़र करता है, जो उस स्टेट की जो कंसर्न लेजिस्लेचर होती है उनको एक बिल रेफ़र करता है कि आप इस पे अपना व्यू रखिए, हम आपकी स्टेट का जो नेम है वो ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपना व्यू देगी। अब स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू ये भी हो सकता है कि वो नहीं मानेगी, कि वो कहेगी नहीं, जो नेम है वही रखेंगे। और ये भी व्यू हो सकता है कि ठीक है आप चेंज कीजिए। तो आपको इसके साथ ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट होता है कि वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो बाउंड नहीं होता है, वो बंधा हुआ नहीं होता है कि इस जो कंसर्न लेजिस्लेचर है इसका व्यू क्या आया, हाँ में आया या ना में आया, वो इस चीज़ से बंधा हुआ नहीं होता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो प्रेसिडेंट जो है वो इस बिल को रेफ़र करता है पार्लियामेंट में, और वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर ये बिल जो है ये पास होती है दोनों हाउसेज में, जो दोनों हाउसेज है पार्लियामेंट के, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो वहाँ पर वोटिंग होती है और सिंपल मेजॉरिटी अगर इस बिल को मिलती है तो वो पास होती है वहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है। ठीक है। तो जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला तो वहाँ पर उस टाइम पे हमारी स्टेट जो थी जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ यहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर थी वो डिज़ोल्व हो चुकी थी। ठीक है। क्योंकि 2018 जून में जब जो कोalition गवर्नमेंट थी बीजेपी और पीडीपी की, तो बीजेपी ने अपना हाथ बाहर निकाला, वापस निकाला, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो टूट गई। ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी, फिर गवर्नर रूल यहाँ पर रहा, उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल, और जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया टू एब्रोगेट द आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 335, ये तो खुद ही फिर एब्रोगेट हो जाता, ख़त्म हो जाता। जब आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया तो उस टाइम पे प्रेसिडेंशियल रूल था यहाँ पर ऑलरेडी, तो प्रेसिडेंट को उस टाइम पे कंसर्न लेजिस्लेचर को ये बिल फॉरवर्ड नहीं करनी पड़ी, रेफर नहीं करनी पड़ी, उन्होंने डायरेक्ट कहाँ पर ये भेजी, पार्लियामेंट में। ठीक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड में हम जाएंगे आर्टिकल 370 के रिलेटेड। जो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ अक्टूबर 26 1947 को बिटवीन महाराजा हरी सिंह एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस टाइम पे कुछ टर्म्स रही, कुछ कंडीशंस रही जम्मू एंड कश्मीर की, कि हम इंडियन यूनियन के साथ मिलने जा रहे हैं तो हमारी कुछ शर्तें होगी, हमारी कुछ टर्म्स होगी। वो टर्म्स क्या होगी, एक तो आर्टिकल 370 चाहिए हमें, ठीक है ना, और जो भी जितने भी लॉज बनेंगे वो हम खुद बनाएंगे। और अब जो इंडियन पार्लियामेंट में जो लॉज बनेंगे वो तभी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे जब उन
लॉज को स्टेट गवर्नमेंट का, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उनका कंसेंट होगा। सिर्फ 3 लॉज एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट से फॉर एग्जांपल वो 3 लॉज क्या होंगे, किन सब्जेक्ट्स पे होंगे, लाइक डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। बाकी जितने भी लॉज रूल्स है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा अपना जम्मू एंड कश्मीर का, वो वही बनाएगी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन पार्लियामेंट जो है वो अगर कोई लॉ बनाता है वो तभी एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर में जब स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट होगा उस लॉ के रिलेटेड, ठीक है। और साथ में ही इन्होंने क्या कहा कि हमें अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, ताकि हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और उस ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमें चाहिए, वही इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी, ठीक है। अब जो आर्टिकल 370 एक इस ऐसा आर्टिकल था जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स प्रोवाइड करता था, कुछ सर्टेन पावर्स प्रोवाइड करता था। और इस आर्टिकल को उस टाइम पे ड्राफ्ट जो किया वो था एन गोपाला स्वामी अयंगर। इसी बंदे ने इस आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया था। और इस आर्टिकल 370 के अंडर हमें क्या मिलता था उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, क्या क्या स्पेशल स्टेट्स। एक तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, स्टेट फ्लैग भी अलग था, ठीक है। ऑटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जो वो इंटरनल स्टेट की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी वो उसमें खुद मुख्तारी रहेगी स्टेट की अपनी। और आर्टिकल 238 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जे.एंड.के। जो आर्टिकल 238 था ये एप्लीकेबल नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे। अब जो ये आर्टिकल 238 क्या था, आर्टिकल 238 में ये था कि जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई, ठीक है, 1956 से पहले पहले जो इंडियन स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया स्टेट्स को। उसके बाद 1956 में इसको ओमिट भी किया गया कि मतलब ये एप्लीकेबल, ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। बाकी स्टेट्स में ये एप्लीकेबल था, लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गई इंडियन स्टेट्स की उसके बाद इस आर्टिकल 238 को ओमिट किया गया, रिपील किया गया 1956 में, ठीक है, जब और रीऑर्गेनाइजेशन हो चुकी थी इंडियन स्टेट्स की। और उससे पहले जब जम्मू एंड कश्मीर मिल चुका था इंडियन यूनियन के साथ, तो ये आर्टिकल 238 बाकी स्टेट, हर एक स्टेट पे एप्लीकेबल था विदाउट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और इसी आर्टिकल 370 के अंडर एक और आर्टिकल दिया गया था, एक प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया था, दैट वाज आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A क्या डिफाइन करता था, द स्टेट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, कि जो भी कोई बाहर का होगा, ठीक है, जो परमानेंट रेजिडेंट जम्मू एंड कश्मीर का नहीं होगा, वो ना यहाँ पर कोई ज़मीन खरीद सकता है, ना अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है, ना कोई किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता था, और ना ही कोई जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स होती है उसके लिए अप्लाई कर सकता था। और ये जो आर्टिकल 35A था, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन में इनकॉर्पोरेट किया गया था, डाला गया था। और वो ऑर्डर क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर एप्लीकेशन टू जे.एंड.के 1954, ठीक है, 1954 में ये ऑर्डर आया था। और ये इशू किसने किया था, इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 मई 1954। 14 मई 1954 अंडर आर्टिकल 370 इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट करवाया इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, किस जो हम देख रहे हैं आर्टिकल 35A। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी रिलेटेड आर्टिकल 370 एंड 35A एंड द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949। अब हम देखते हैं इनैक्टमेंट, ठीक है, इनैक्टमेंट ऑफ द बिल। ये जो बिल है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिल, इसको इंट्रोड्यूस किया जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पर डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुए वहाँ पर इस बिल के रिलेटेड कि वेदर वी शुड एब्रोगेट दिस आर्टिकल और नॉट, ठीक है। तो फिर लास्ट में जब वोटिंग हुई राज्यसभा में, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है,
यहाँ पर जब वोटिंग हुई तो फेवर में, इसके फेवर में जो कह रहे थे कि हाँ इस आर्टिकल को एब्रोगेट करना है, ख़त्म करना है, तो फेवर में इसके 124 वोट्स आए। जो अगेंस्ट थे इस एक्ट को, कि वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं करना है, वो 61 थे। और जो एब्सटेन थे, जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, ना फेवर में और ना अगेंस्ट। उसके बाद यही बिल 6 अगस्त 2019 को अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, इंट्रोड्यूस किया इस बिल को लोकसभा में, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और वी कैन से पीपल्स हाउस। और यहाँ पर भी डिस्कशन हुई इस बिल पे कि ठीक है, वेदर वी शुड एब्रोगेट दिस आर्टिकल और नॉट। तो जो लास्ट में फिर वोटिंग हुई तो 370 वोट्स ऐसे पड़े कि वो इस बिल को लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये बिल आनी चाहिए, ठीक है, ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट होना चाहिए। और 70 वोट्स ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं होना चाहिए, ये बिल नहीं आनी चाहिए, ये एक्ट नहीं आना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एसेंट एंड पब्लिकेशन। एसेंट मतलब कि प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, उनकी परमिशन कब हुई, उन्होंने कब साइन किया इस बिल पे, ठीक है। तो एसेंट, जो प्रेसिडेंशियल एसेंट, जो रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट है इंडिया के, स्टिल अभी प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने साइन किया, उनका जो एसेंट मिला इस बिल को, वो मिला ऑन 9 अगस्त 2019। और इसी दिन ये जो बिल है ये पब्लिश हुई, जो एक जर्नल रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको हम कहते हैं द गैजेट ऑफ इंडिया, इसमें ये पब्लिश हुई इसी दिन ऑन 9 अगस्त 2019 को। अब जो इसमें जो प्रोविजंस लाए गए, कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो इस बिल में लाए गए, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो बिल है, ये जो एक्ट इफ़ेक्टिव कब से हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, ऑन 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। और इस एक्ट में 103 सेक्शंस हैं, 5 शेड्यूल्स हैं एंड 14 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो सेक्शन फर्स्ट है, इसमें जो प्रोविज़न दिया गया है, इसमें इस प्रोविज़न में इस एक्ट का टाइटल दिया गया है, और वो टाइटल क्या है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। फिर है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में सेक्शन 2 भी है, ठीक है। अब जो जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, मैंने वहीं यहाँ पे लाए हैं, उन्हीं को मैं हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सेक्शन 3 में क्या कहा गया है कि इस प्रोविज़न में ये कहा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख की एक अलग यूनियन टेरिटरी बनेगी, ठीक है। 3 डिवीजन्स थे जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और जो लद्दाख है उसके अंडर 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वही 2 डिस्ट्रिक्ट्स इस यूनियन टेरिटरी में रहेंगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट, ये जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगी जो प्रेसिडेंट है, और थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इस पे जो प्रेसिडेंट है वो कंट्रोल करेंगे इस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पे। और उस एडमिनिस्ट्रेटर को हम कहते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। फिर है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो प्रोविज़न दिया गया है, इसमें ये कहा गया कि दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो अब बचते थे 2 डिवीज़न जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 10 लाई करते हैं जम्मू डिवीज़न में और 10 करते हैं कश्मीर डिवीज़न में। और यही 20 डिवीज़न जो है ये JNK यूनियन टेरिटरी में आएंगे। और जो एक्सेप्ट लेह एंड करगिल, और वो क्यों, क्योंकि लेह एंड करगिल जो है वो लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी में आएंगे। उसके बाद है जो सेक्शन 10। यहाँ पर जो प्रोविज़न दिया गया है, यहाँ पर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पीपल्स हाउस, एलोकेशन की गई सीट्स की, जो पीपल्स हाउस है, पीपल्स हाउस जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा, इसमें 6 सीट्स रखी गई, ठीक है, दोनों यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। जो 5 सीट्स है वो JNK यूनियन टेरिटरी के लिए रहेगी, और 1 सीट जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए रहेगी। फिर उसके बाद है सेक्शन 13। Section 13 makes Article 239A applicable in the Union Territory of Jammu and Kashmir, which was initially inserted in the Constitution for the Union Territory of Puducherry. यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी है उसके लिए ये आर्टिकल 239A लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये आर्टिकल 239A एप्लीकेबल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी। अब ये 239A क्या है, इसमें कहा गया है क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ, कि इस आर्टिकल के अंडर आप
यूनियन टेरिटरी में लो ये जो लेजिस्लेचर है, लोकल लेजिस्लेचर, उसका यूनियन टेरिटरी का वो रहेगा, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, या दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी और लेजिस्लेचर भी लोकल लेजिस्लेचर भी रहेगा, जैसे कि जो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है वहाँ पर है। तो और ये किसके लिए रखा गया, पर्टिकुलरली फॉर J&K यूनियन टेरिटरी एंड नॉट फॉर लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये आपको याद रखना है। सेक्शन सेक्शन 14(1), सेक्शन 14(1) में क्या प्रोविजन दिया गया है, स्टेट्स दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी of J&K will be taken place as per Article 239 and designated to the post of Lieutenant Governor। 14(1) में क्या कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी J&K यूटी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 239। अब आर्टिकल 239 क्या है, एवरी यूटी शैल बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, हर एक जो यूनियन टेरिटरी है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी, ठीक है। और वो एडमिनिस्ट्रेटर किसको हम कहते हैं, LG, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। सेक्शन 14(3), इसमें क्या कहा गया है, दैट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विल हैव 107 सीट्स। इस सेक्शन में कहा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है इसमें 107 सीट्स, जो इसकी असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी उसमें 107 सीट्स रहेगी इन टोटल, वायर बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर्स विल बी इंश्योर्ड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। और यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन, ये जो 107 मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे वो थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो सेक्शन 14(4) में क्या कहा गया, स्टेट्स दैट फ्रॉम 107 सीट्स 24 सीट्स शैल रिमेन वैकेंट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 14(4) में क्या कहा गया, इन 704 सीट्स में क्या होगा कि जो 24 सीट्स रहेगी वो वैकेंट रहेगी। किन के लिए वैकेंट रहेगी, जो POK के जो लोग हैं उनके लिए, वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके लिए वो रहेगी 24 सीट्स, ठीक है। जो इंडिया का मानना है कि जी ये अभी हमारा हिस्सा है और किसके कंट्रोल में है, अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो वहाँ के लिए इन्होंने 24 सीट्स आउट ऑफ 107 सीट्स वैकेंट रखी। तो आपका क्वेश्चन होगा कि नहीं अब 114 है, वो हम आगे देखेंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन में दिया गया है, ठीक है। फिर है सेक्शन 14(6), इस सेक्शन में क्या कहा गया, दैट द रिजर्वेशन शैल बी इंश्योर्ड फॉर SC एंड ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अब जो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, जो उसमें रिजर्वेशन रखी जाएगी, जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए रखी जाएगी, क्या कहते हैं हम, रिजर्वेशन रखी जाएगी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की होगी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनके लिए रिजर्वेशन रखी जाएगी इस यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी असेंबली में। और साथ ही में जो गवर्नर हैं वो दो जो वुमेन्स है वो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर उनको लगता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं दो वुमेन्स को खुद ही, ठीक है। Section 32 states that the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir have power to legislate laws with respect to the matters enumerated in the state list, except for entries 1 and 2 of the state list, and can also legislate laws for matters mentioned in the concurrent list which are applicable for other UTs। तो 32 सेक्शन में क्या कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वो लॉज बना सकते हैं, वो लेजिस्लेट लॉज कर सकते हैं किन मैटर्स पे, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पे वो लॉज बना सकते हैं, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, या वी कैन से जो फर्स्ट एंट्री है या सेकंड एंट्री है, फर्स्ट एंट्री इज़ द पब्लिक ऑर्डर एंड द सेकंड एंट्री इज़ द पुलिस, एक्सेप्ट these two entries, फर्स्ट एंड सेकंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इन दो को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉज बना सकते हैं, सिर्फ पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर
ये किसी भी स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूड किए गए हैं उन पे लॉज बना सकते हैं सिवाय पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के। एंड आल्सो कैन लेजिस्लेट लॉज फॉर मैटर्स मेंशन्ड इन concurrent लिस्ट, और जो concurrent लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर भी ये लॉज बना सकते हैं विच आर एप्लीकेबल फॉर अदर यूटीज, जो बाकी यूटीज जो यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की जो उनके लिए भी एप्लीकेबल है वो लॉज, तो उन पे भी ये लॉज बना सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि व्हाट आर concurrent लिस्ट, ठीक है, व्हाट इज द concurrent लिस्ट, ठीक है। फिर है सेक्शन 34। सेक्शन 34 मेक्स आर्टिकल 286, 287, 288 एंड 304 ऑपरेशनल फॉर J&K UT, एंड क्लास 2 स्टेट्स दैट आर्टिकल 304 विल बी एप्लीकेबल आफ्टर नेसेसरी मॉडिफिकेशन। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये रिलेटेड है। अगर आप देखोगे आर्टिकल 304 ये कहता है, सेज दैट द स्टेट शुड इम्पोज टैक्सेस ऑन एनी गुड्स imported from other states if allied goods are taxed in the state too। आर्टिकल 304 क्या कहता है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कोई प्रोडक्ट कोई गुड जो है किसी दूसरी स्टेट से इंपोर्ट करता है वो उस पर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, बट तभी वो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं अब अगर वही चीज़ जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ जो विद इन जम्मू एंड कश्मीर जो वो चीज़ है उस पर ऑलरेडी टैक्स ये लेते हैं और वही चीज़ ये इंपोर्ट कर रहे हैं तभी ये उस पर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। अगर ये अपनी स्टेट में सॉरी अपनी यूनियन टेरिटरी में उस गुड पे टैक्स नहीं ले रहे हैं, उस गुड पे टैक्स इम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो वो अगर दूसरी स्टेट से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं लग सकता, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी टैक्स। जितने भी ये आर्टिकल्स हैं वो सभी ये एप्लीकेबल कहाँ पर होंगे, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। आफ्टर सम नेसेसरी मॉडिफिकेशन कुछ चेंज लाएगी इस इन आर्टिकल चेंज लाएगी इन लाएंगे इन आर्टिकल्स में, तब फिर उसके बाद इनको ये अप्लाई किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। फिर है सेक्शन 47। सेक्शन 47 स्टेट्स दैट जम्मू एंड कश्मीर यूटी मे अडॉप्ट एनी लैंग्वेज which are in use in the union or Hindi as the official language or language to be used। in nutshell मैं ये बताऊंगा कि जो आर्टिकल सेक्शन 47 है कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ये कोई भी जो लैंग्वेज है उसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल, या कोई लैंग्वेज मतलब जो सभी यूज़ करते होंगे, और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन, किसी भी कोई भी यूनियन टेरिटरी में जो भी ऑफिशियल पर्पस होगा मतलब ये कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्लॉज 2 स्टेट्स दैट, जो क्लॉज 2 है इस सेक्शन का ये क्या कहता है, द बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश। तो जो भी बिजनेस वर्क्स होंगे, ठीक है, ये किस लैंग्वेज में होंगी, जो अगर जो ऑफिशियल लैंग्वेज रखी जाएगी स्टेट की, या हिंदी या इंग्लिश में, इन तीन लैंग्वेज में जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो बिजनेस चलेगा वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी होगी वो या तो ऑफिशियल लैंग्वेज के थ्रू होगी या हिंदी या इंग्लिश के थ्रू। Section 48 states that all bills, acts, orders, rules and regulations etc. shall be in English language। जितने भी बिल्स होंगे, एक्ट्स होंगे, ऑर्डर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में। सेक्शन 53 states that there shall be a council of ministers consisting of not more than 10% of the total number of members in the legislative assembly। सेक्शन 53 इस चीज़ को की परमिशन देता है कि यहाँ पर जो वो क्या रहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो एडवाइस जो एक एडवाइजरी कमेटी लाइक एडवाइजरी कमेटी रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है, और उनकी जो नंबरिंग है टोटल नंबर होगा नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव। जो टोटल मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उनका जो 10% बनता है उससे ज़्यादा नहीं इनकी इनका नंबर होगा, ठीक है। फिर है सेक्शन 57।
एबॉलिशेस लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको मैं शॉर्ट में ये बताऊंगा, जो एमएलसीज होते, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, अब यूनियन टेरिटरी है, उसको एबॉलिश किया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश किया गया इस सेक्शन में। Section 58 states that the administration of the Union Territory of Ladakh will be administered through Lieutenant Governor, will be nominated by the acting president under Article 239, and the president may make regulations for the peace, progress, and good government of the Union Territory of Ladakh under Article 240. 58 सेक्शन क्या कहता है कि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगी उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। ठीक है, और उसको नॉमिनेट करेंगे कौन, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा अंडर अंडर आर्टिकल 239A, जो सॉरी अंडर आर्टिकल 239 जो अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियसली। और जो प्रेसिडेंट है वो रेगुलेशन करेगा, मतलब कंट्रोल करेगा जो भी पीस, प्रोग्रेस या गवर्नमेंट वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने में। ठीक है, किस आर्टिकल के अंडर, 240, आर्टिकल 240। फिर है उसके बाद सेक्शन 60 लेज डाउन द प्रोविजंस फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी एंड आल्सो इंक्रीज द सीट्स ऑफ द असेंबली फ्रॉम 107 टू 104। जो प्रीवियसली अगर आप देखोगे यहाँ पर था वो सेक्शन 14(4) में 107 सीट्स पहले बताई गई थी। फिर जब आगे चले हम सेक्शन 60 में इस सीट्स को इंक्रीज़ किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए फ्रॉम 107 टू 114। और इसमें एक प्रोसेस दी गई डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब ये डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि आपको फिर से, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि लेह और कारगिल को लद्दाख यूनियन टेरिटरी में डाला गया और बाकी जो ये जो बाउंड्रीज बची कॉन्स्टिट्यूंसीज, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी अब जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी में रहेगी और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में रहेगी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिलिमिटेशन। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया था उस टाइम पे, ये बहुत 5-6 स्टेट्स के लिए बिठाया गया था, लाइक जे.एंड.के के लिए, आसाम के लिए, अरुणाचल प्रदेश था इसमें, या नागालैंड या मणिपुर। और इसके लिए जो कमीशन बनाया गया था, ये कमीशन बना था 6 मार्च 2020 को। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर चला गया 6 मार्च 2020 को ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। तो इसको जो हेड कर रहा था, ठीक है, वो थे जो सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई जो थे वो उसको हेड कर रहे थे इस डिलिमिटेशन कमीशन को। और इसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे इस कमीशन के थे, एक थे इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया के हैं, सुशील चंद्रा। ठीक है, याद रखना है आपको, जो ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया उसके जो हेड थे वो थे जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे, वो रंजना प्रकाश देसाई। याद रखना है आपको, इस डिलिमिटेशन कमीशन के जो हेड थे वो थे रंजना प्रकाश देसाई। और इसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, ठीक है, वो थे जो इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील चंद्रा। ठीक है, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स थे, ठीक है, जे.एंड.के वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहे। और आपको ये भी याद रखना है, जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, है वो है सुनील अरोरा। ठीक है, और जो सुशील चंद्रा है ये सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, जो अंडर आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। फिर है सेक्शन 75। सेक्शन 75 में क्या बताया गया? दैट द यूटी ऑफ लद्दाख एंड जे.एंड.के यूटी विल हैव ए सिंगल हाई कोर्ट। ठीक है, एक सिंगल हाई कोर्ट रहेगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए, और जो यूटी यूनियन टेरिटरी है, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। ठीक है, अलग अलग हाई कोर्ट नहीं रहेगा। ठीक है, फिर है सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन। उसके बाद जब ये प्रोविजंस लाए गए इस एक्ट में, ठीक है, तो ये भी कहा गया अब कब से इफ़ेक्टिव ये होगा। तो कुछ
इसके बाद क्या हुआ, कुछ और लेजिस्लेशंस की गई इसमें। Following the implementation of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the Government of India further approved the following related laws. मतलब 3 ऑर्डर्स निकाले गए इसके बाद फिर से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स। पहला, ऑन 31 मार्च 2022 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडाप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020। उसके बाद एक और ऑर्डर आया ऑन 19 मई 2020 जम्मू एंड कश्मीर, सेम। On 27th October 2020 Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganization Adaptation of Central Laws, थर्ड ऑर्डर 2020। ठीक है, यहाँ पर ये डेट्स आपको याद रखने के, एक्ट जब पास हुआ तो उसके बाद सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशंस हुई और जो चेंज लाई गई इसमें, ठीक है, कुछ लॉज इम्प्लीमेंट किए गए, स्टेट लॉज इम्प्लीमेंट किए गए, कुछ लॉज को रिपील किया गया, कुछ को रखा गया, या कुछ सेंट्रल लॉज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। तो वो ये इन 3 ऑर्डर्स के ज़रिए से वो चीज़ें की गई। अब जो पहला ऑर्डर आया था इसमें क्या था, द ऑर्डर रिजल्टेड इन द रिपील ऑफ 25 प्रेयर स्टेट लॉज एज ए होल। जो स्टेट लॉज थे ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, पहले ऑर्डर में उनमें से 25 जो 25 जो लॉज थे स्टेट लॉज, उनको रिपील किया गया, ठीक है, ख़त्म किया गया एज ए होल। द रिमेनिंग 113 स्टेट लॉज वेयर अडॉप्टेड विद चेंज। और जो बाकी 113 स्टेट लॉज थे उनको रखा गया, लेकिन थोड़ी उनमें तरमीम ला के, तरमीम मतलब उनमें मॉडिफिकेशन, चेंज ला के। ऑन 3 अप्रैल 2020 ए फ्रेश ऑर्डर वाज इशूड बाय द, क्योंकि जब ये पहला ऑर्डर आया तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, इट वाज रिलेटेड टू द डोमिसाइल, ठीक है, लैंड एक्विजिशन के रिलेटेड था कि लैंड खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी, जैसे कि बीजेपी जो जम्मू यूनिट है उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर एक और ऑर्डर आया ऑन 3 अप्रैल 2020 को, ए फ्रेश ऑर्डर वाज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मेड 6 चेंज टू द प्रीवियस ऑर्डर। जो प्रीवियस ऑर्डर आया था, ठीक है, प्रीवियस ऑर्डर आया था ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, उसमें 6 चेंज की गई, ठीक है, टू द प्राइवेट प्रीवियस ऑर्डर। among the changes were providing protection to domiciles in any गवर्नमेंट पोस्ट। जो भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं उससे पहले कहा गया था, पहले वाले ऑर्डर में कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पर, ठीक है, किसी स्टेट से भी, लेकिन अब चेंज की गई और उस उसको प्रोटेक्ट किया गया कि नहीं, सिर्फ जो जम्मू एंड कश्मीर के जो रहने वाले हैं रेजिडेंट्स हैं वही, उनके लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट जॉब्स है, वो गवर्नमेंट पोस्ट हैं, वो प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है। फिर एक और ऑर्डर आया, द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एडाप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज सेकंड ऑर्डर 2020, ठीक है, जो सेकंड ऑर्डर आया फिर, ठीक है, विद रिलेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट वाज पास्ड ऑन 19 मई 2020, ठीक है। जो हम मेनली जो KES एग्ज़ाम होता है, कि जो ऑर्डर आया था उसके ज़रिए से जो ये KES एग्ज़ाम भी था वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है, ये नहीं दे सकते थे। तो फिर भी फिर इसमें कुछ चेंज लाई गई। दिस ऑर्डर मॉडिफाइड एप्लीकेबिलिटी ऑफ डोमिसाइल ऑर्डर्स टू ऑल लेवल ऑफ जॉब्स इन द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब आप देखोगे कि कोई भी जॉब पोस्ट निकलती है तो जब आपकी फिर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जब एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यू हैव टू सबमिट द डोमिसाइल। अब डोमिसाइल क्या है कि डोमिसाइल आपको ये बताता कि नहीं, आप इसी यहीं के रहने वाले हो और आप ये जॉब आपके लिए है, रिजर्व्ड है, मतलब आपके लिए प्रोटेक्टेड है, तो तभी आपको वो जॉब मिल सकती है, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट जॉब, ठीक है, यू कैन नॉट एलिजिबल फॉर दैट जॉब, फॉर दैट एनी गवर्नमेंट जॉब। फिर है ऑन 27 अक्टूबर 2020 एक थर्ड ऑर्डर जब आया, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडाप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज। जो भी सेंट्रल लॉज थे, दिस ऑर्डर 2020 केम इन टू फोर्स, ठीक है। अंडर द ऑर्डर्स, ये जो ऑर्डर्स आए, 20 स्टेट लॉज हैव बीन रिपील्ड, सॉरी 12 स्टेट लॉज हैव बीन रिपील्ड। जो 12 स्टेट लॉज थे उनको रिपील किया गया, ख़त्म। एंड 26 अदर्स हैव बीन अडेप्टेड विद चेंज। और बाकी जो 26 जो लॉज थे उनको रखा गया, उनको अडेप्ट किया गया, बट विद सम चेंज। तो ये था पूरा द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो
मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया पर्टिकुलरली फॉर JK SSB एस्पायरेंट्स, तो अगर आपकी कोई क्वेरी होगी यू कैन कमेंट मी, एंड प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो साथ साथ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझसे कोई पॉइंट छूटा मत, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दैट पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।